गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस क्लास में हमारी आरएएस प्री 2023 की है टेस्ट सीरीज चल रही थी और इस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 21 है आज हम करेंगे। और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये टेस्ट सीरीज आपके कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी आपका पूरा का पूरा सिलेबस है ये टेस्ट सीरीज कवर करेगी। इसमें क्वेश्चंस है वो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो आपने जो आप ये टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं तो आपको पता ही होगा। अगर आज के टेस्ट की बात करें कि आज के टेस्ट में हमारे क्या टॉपिक रहने वाले हैं, तो आज के हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इंडियन आपके हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होंगे और बाकी के जो आगे क्वेश्चन होंगे वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे और ज्योग्राफी में भी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। तो आपका आज का टेस्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जिन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वही टॉपिक्स आज के टेस्ट में रहने वाले हैं। जैसे आपके इंडियन आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार हमें उनको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आज के टेस्ट में हमें जानेंगे। तो आपको ये आज की क्लास है वो पूरी कंप्लीट है, वो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टेस्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। इसमें हमें नृत्य के बारे में दे रखा है, इस साइड नृत्य दे रखे हैं और इस साइड उनके बारे में जाति विशेष दे रखा है कि कौन सा नृत्य है वो किस जाति के द्वारा किए जाता है, उसमें से हमें सही दिया हुआ है वो चुनना है। सबसे पहले हम बात करते हैं चक्री नृत्य, गुज्जर जाति दिया हुआ है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि चक्री नृत्य बोल दें या फिर इसको धाकड़ नृत्य भी बोलते हैं, चक्री या फिर धाकड़ नृत्य, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपके कंजर जाति के द्वारा। तो आपका फर्स्ट गलत दे रखा है। चक्री व धाकड़ नृत्य के बारे में बात करें तो जो ये नृत्य है ये एक व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। और ये नृत्य अगर क्षेत्र विशेष पूछ ले तो आपके छबड़ा व किशनगंज, जो कि आपके 12 में पड़ता है, किशनगंज उस क्षेत्र विशेष का है, यानी कि वहाँ पे नृत्य है वो किया जाता है। आगे इसके बारे में देखें तो ये कंजर जाति है, उसकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को और क्या नाम से बोलते हैं? धाकड़ बोलते हैं, चक्री बोलते हैं और इसे फुंदी नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फुंदी नृत्य भी कहा जाता है। अगर इसका वाद्य यंत्र पूछ ले कि किस वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है, वाद्य यंत्र, तो आपका ढोल या फिर चंग के साथ ये नृत्य किया जाता है। तो आपको धाकड़ नृत्य, चक्री नृत्य या फिर फुंदी नृत्य के बारे में पूछ ले तो ये आपके की पॉइंट है। अब आप जब भी इस टॉपिक को रिवाइज करें तो इस कोई भी नृत्य याद करें तो उसके बारे में पढ़ें कि वो वैश्विक नृत्य है या फिर आपका धार्मिक नृत्य है, किस क्षेत्र विशेष का नृत्य है, महिलाओं या पुरुषों के द्वारा किया जाता है, उसके उपनाम कौन से हैं, उसके साथ वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है। तो ये सब चीजें हैं आपको याद करनी होती है। अगला हमारा धाकड़ नृत्य कंजर जाति का है, तो ये सही सुमेलित दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2 हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, पणिहारी नृत्य कथोड़ी जाति। पणियारी नृत्य है ये आपका कथोड़ी जाति नहीं करती, ये गल दिया हुआ है। पणियारी नृत्य पहली बात तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिला प्रधान नृत्य होता है। जो आपने सुना होगा राजस्थानी एक लोकगीत है पणिहारी, राजस्थानी लोकगीत है पणिहारी, उस पर किया जाता है। उसमें क्या होता है कि इस नृत्य में करते हुए सर पर है वो 5 से 7 घड़े रखे जाते हैं और फिर अंगों का संचालन करके नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य कालबेलिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है चरकुला नृत्य भील जाति, ये भी गल दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो चरकुला नृत्य है वो वृजवासी, जो आपके भरतपुर साइड का है, तो भरतपुर क्षेत्र का ये नृत्य है, वृजवासियों का नृत्य है। इसमें इस नृत्य में क्या होता है, जो बैलगाड़ी या जो रथ होता है उसका जो पहिया होता है, पहिया, उस पहिए के ऊपर है वो कई सारे घड़े रखे जाते हैं और फिर उसको सिर पर रखकर ये नृत्य किया जाता है। तो आपको मैंने बता दिया धाकड़ नृत्य, पणिहारी नृत्य, चरकुला नृत्य और आपका चक्री नृत्य। एक आप कंफ्यूज किस में होते हैं, एक तो होता है चक्री नृत्य और एक होता है चरी नृत्य। इन दोनों में आप काफ़ी
कंफ्यूज होते हैं। चक्री नृत्य है वो आपका कहाँ का है, छबड़ा किशनगंज यानी बारां क्षेत्र का विशेष है। और अगर चरी नृत्य के बारे में पूछ ले तो जो चरी नृत्य है वो आपके किशनगढ़ अजमेर का है, किशनगढ़ अजमेर का है। तो किशनगंज और किशनगढ़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो चरी नृत्य है वो किस जाति का है, जो चरी नृत्य है ये गुज्जर जाति का है। जो इसमें दिया हुआ है ना गुज्जर जाति, तो ये चक्री नहीं, ये चरी नृत्य है गुज्जर जाति का। और ये भी किसके द्वारा, ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं होती हैं अपने सिर पर एक पीतल की बनी चरी बोलते हैं या फिर चरबी बोलते हैं, उसको रखकर है उसमें आग जलाते हैं। जो आपके कपास के बीज होते हैं उनसे आग जलाकर है ये नृत्य है वो सर पर जलता हुआ घड़ा रखकर पीतल का, उससे नृत्य करते हैं, उसे बोलते हैं चरी नृत्य। तो आई होप ये 5-6 नृत्य मैंने आपको बताए अच्छे से समझ आ गए होंगे। इससे आपको एक क्वेश्चन, मैं एक आपका जो क्वेश्चन करवाती हूँ उसमें 5 मिनट आपके लग ही जाते होंगे। तो उसमें क्यों लग जाते हैं इतने, इसलिए लग जाते हैं ताकि जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। अब मैंने आपको ये नृत्य के बारे में करवाया तो ये पूरे के पूरे नृत्य टॉपिक को कवर करेगा। अब आप जब भी रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नृत्य टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़नी है, इस टॉपिक में हमारे की पॉइंट क्या है, तो वो आप अच्छे से याद कर पाओगे। अगर शॉर्ट नोट्स भी बनाते हो तो किस प्रकार बनाओगे, जैसे नृत्य ले लिया, नृत्य देख लिया कि व्यावसायिक है या धार्मिक है, किस क्षेत्र विशेष का है, महिलाओं या पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसके उपनाम क्या हो सकते हैं, इसका वाद्य यंत्र कौन सा होता है, इसका गीत है लोकगीत है वो क्या होता है। तो ये होता है आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, जो कि हमारे RS एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो गया। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरदार कुदरत सिंह को किस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ब्लैक पोट्री, टेराकोटा, अजरक प्रिंट और मीनाकारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 4 है। जो सरदार कुदरत सिंह है उनको किसके लिए, मीनाकारी के लिए है पद्मश्री है वो दिया गया। कब दिया गया, इनको दिया गया पद्मश्री 1988 में। कब दिया गया, 1988 में। अब कुदरत सिंह के बारे में पूछा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मीनाकारी है इसके प्रसिद्ध और कौन कौन से कलाकार हैं, तो हमें वो भी याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, एक तो दुर्गा सिंह है, दुर्गा सिंह है, इसके अलावा कौन से है, काशीनाथ है, काशीनाथ, और एक है कैलाश चंद्र, एक है कैलाश चंद्र। तो आपके 4 हो गए, एक तो हो गए आपके कौन हो गए, कुदरत सिंह, दुर्गा सिंह, काशीनाथ और कैलाश चंद्र। किससे संबंधित है, आपके मीनाकारी के प्रमुख कलाकार है। और इससे क्या पूछा जा सकता है, मीनाकारी से आपका पूछा जा सकता है कि इसको सर्वप्रथम है वो राजस्थान में कौन लाए थे, तो इसे जयपुर में कौन लेके आए थे, जो कछवा शासक मिर्जा राजा मानसिंह थे। आप लिख सकते हैं मिर्जा राजा मानसिंह। मानसिंह है वो सबसे पहले जो कछवा शासक थे जयपुर में इसे लेके आए। कब लेके आए थे, इसे लेके आए थे 1589 से 1614 के बीच में लेके आए थे, क्योंकि ये है वो मिर्जा राजा मानसिंह का कार्यकाल था। 1589 से 1614 लेके कहाँ से आए थे, ये लाहौर से लेके आए थे। और अगर पूछे कि लाहौर में ये कहाँ से आई थी, तो जो है मुगल शासक है इसको फारस से लाहौर लेके आए थे। कहाँ से, फारस से इसे लाहौर लेके आए थे। तो इस कला के बारे में जो आपके मीनाकारी है इसके बारे में मैंने काफ़ी आपको 5 से 6 क्वेश्चन बता दिए। तो इसी प्रकार आप ब्लैक पोट्री के लिए पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार टेराकोटा, अजरक प्रिंट, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन है 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं दिया हुआ। इस साइड आपके कलाएं दी हुई हैं और इस साइड है इनके जिले यानी क्षेत्र विशेष की कहाँ की ये प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपकी है थेवा कला। अगर थेवा कला की बात करें तो थेवा कला कहाँ की, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। किसके लिए, ये जो थेवा कला है इसमें कांच पर है वो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। किसका, सोने का, किस पर, कांच पर। तो ये तो आपकी हो गई थेवा कला। अगली है मथेरना कला। अगर मथेरना कला की बात करें तो ये आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बारे में और क्या है कि ये जो कला है मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से। इसके जो कलाकार होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उनको उस्ताद बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उस्ताद बोलते हैं।
और अगर हम बात देखें मथेरना कला की, तो जो मथेरना कला है वो कोई धार्मिक या फिर पौराणिक स्थल पर धार्मिक अथवा जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं उनके जो भित्ति चित्रण होते हैं, भित्ति चित्रण, उसे क्या बोलते हैं, भित्ति चित्रण को बोलते हैं आपके मथेरना कला, यानी उन चित्र को उकेरना उसे बोलते हैं मथेरना कला। और ये किससे, जैन धर्म से संबंधित है। अगली है मीनाकारी। अगर मीनाकारी की बात करें तो मैंने अभी बताया था कि मीनाकारी कहाँ की है, जयपुर की है, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो आपका सुमेलित नहीं दिया हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, कि जो मीनाकारी है वो कहाँ की है, जयपुर की है। और इस मीनाकारी को क्या कुंदन कला भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कुंदन कला। अगला है बादला। बादला की बात करें तो जो ये बादले होते हैं पानी भरने का बर्तन होता है, क्या होता है, पानी भरने का बर्तन होता है। और ये फिर पानी भरने का जो बर्तन होता है ये किससे बना होता है, ये जिंक से बना होता है, किससे, जिंक से बना होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बादला। और फिर इन पर एक कपड़ा, या तो कपड़ा या फिर चमड़ा इसकी भी परत चढ़ा दी जाती हैं, जिससे पानी है जैसा उसमें डाला जाता है वैसा ही ठंडा रहता है। तो बादले कहाँ के, जोधपुर के प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड है, जो कि असुमेलित दिया हुआ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से असुमेलित युगम हमें बताना है। इस साइड है जो प्रथाएं दे रखी है और इस साइड ये दे रखे हैं कि उन पर रोक है वो कब लगाई गई। सबसे पहले दे रखा है हमें कन्यावध प्रथा है, उस पर रोक है वो 1833 में लगाई गई थी। अगर हम बात करें कि 1833 में लगाई थी, किस रियासत ने लगाई थी सबसे पहले, और इससे जो सबसे पहले रोकने का जो प्रयास है वो किया किसने था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे, हाड़ौती के पॉलिटिकल जो एजेंट थे उसका नाम क्या था, विल्किंसन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे नोट डाउन करना चाहिए। जो विल्किंसन है उसने अपने प्रयास किए थे कि इसको कन्यावध प्रथा को रोका जाए। तो उसने अपने प्रयासों से जो कोटा के राजा थे या शासक थे उमेद सिंह उसके साथ है इन्होंने इस प्रथा को रुकवाया था। तो सबसे पहले ये प्रथा है वो कहाँ रोकी गई थी, कोटा में रोकी गई थी 1833 में। प्रयास किसने किया था, जो पॉलिटिकल एजेंट था हाड़ौती का विल्किंसन, उसने किया था। और उसने शासक उमेद सिंह ने इसको रोक लगाई थी। तो आपका जो ये कन्यावध हो गया, इससे ये पॉइंट है वो बन सकते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें तो बूंदी रियासत ने भी इस पर रोक लगाई थी। और अगर बूंदी रियासत की बात करें कि बूंदी ने है इस पर कब रोक लगाई थी, तो बूंदी पर इसने रोक लगाई थी। बूंदी जो रियासत थी उसने 1834 पर इस प्रथा पर रोक लगाई थी। इसके आगे हम बात करें त्याग प्रथा। तो त्याग प्रथा ये क्या थी कि ये प्रथा कन्यावध का एक प्रमुख कारण थी, इसी वजह से ज़्यादा कन्यावध होते थे। इसमें जो अगर हम बात करें कि इस प्रथा पर सबसे पहले रोक है वो 1841 में लगी थी, बिल्कुल सही बात है। किसने, जोधपुर रियासत ने लगाई थी। इसके बाद भी इस पे लगी थी। इसके बाद ये तो 1841 में थी, 1844 में बीकानेर रियासत ने इस पर रोक लगाई थी और जयपुर रियासत ने भी। 1844 ने बीकानेर और जयपुर रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। इसके बाद जो एक आपकी सभा बनी थी, जो आपकी राजपूत हितकारिणी सभा है वो बनी थी 1868 में। तो 1868 में जो आपकी राजपूत हितकारिणी सभा बनी, राजपूत हितकारिणी सभा, उन्होंने इस पर है वो नियम बनाए थे। तो आपसे अगर पूछ ले कि त्याग प्रथा पर नियम है वो किसने बनाए थे, तो 1868 में राजपूत हितकारिणी सभा ने इस पर नियम बनाए थे। अगली बात करें समाधि प्रथा। तो समाधि प्रथा है उस पर रोक है वो 1844 में लगी थी। 1844 पर कहाँ, जयपुर ने लगाई थी, जयपुर ने लगाई थी। और जो जयपुर के एक पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट, उनका क्या नाम था, लुडलो, उनका नाम था लुडलो। तो लुडलो के प्रयासों से जयपुर में इस पर सर्वप्रथम रोक लगी थी 1844 में। और इस टाइम है वो रियासत में ये रोक लगाई किसने थी, ये स्वाई राम सिंह द्वितीय ने, स्वाई राम सिंह द्वितीय ने इस पर रोक लगाई थी। अगर हम अगली बात करें, इसमें दे रखी है दास प्रथा।
तो दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा पर रोक है वो 1845 में दे रखा है, जो कि इसमें क्या दे रखा है, असंगत दे रखा है। इस पे जो रोक है वो 1845 में नहीं, इस पर रोक लगी थी 1832 में, 1832 में। और किस रियासत ने लगाई थी, तो इस पर रोक है वो लगाई थी कोटा रियासत ने। किसने, कोटा रियासत ने। ये जो सबसे पहले अगर बात करें ना दास प्रथा की, तो अगर इससे भी पहले बात करें ना, तो जो प्रयास तो किया था वो तो किया था अकबर ने, लेकिन उसने सिर्फ प्रयास किया था, उसका जो प्रयास था वो विफल रहा था, सफल नहीं हो पाया था। फिर जो 1832 के अंदर है वो लॉर्ड जो विलियम बेंटिक थे, इसने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। किसने किया था, बेंटिक ने, ठीक है। और फिर बाद में जो कोटा है राजस्थान में, सर्वप्रथम 1832 में कोटा ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जो ये प्रथाएं होती है उनकी सन याद करनी है। इसको जो प्रथा को अगर रोक लगाई थी तो ये प्रयास किसने किया था वो याद रखना है। अगर पहले किसी ने प्रयास किया वो असफल रहा हो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4 आपका। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, लोक देवता हड़बुजी सांखला के संबंध में असत्य कथन है। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके कर्मस्थली जोधपुर जिला माना जाता है। इनकी सवारी बैलगाड़ी थी और इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता व गो सेवक देवता के रूप में जाना जाता है। अगर हम लोक देवता हड़बुजी सांखला के बारे में बात करें तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, बिल्कुल सही बात कही गई है। हड़बुजी की अगर कर्मस्थली की बात करें कि इनकी कर्मस्थली है वो जोधपुर माना जाता है, बिल्कुल सही है। जोधपुर में कहाँ पे, बेंगटी, जोधपुर, बेंगटी में इनकी कर्मस्थली मान जाती है। अगर लोक देवता आपके हड़बुजी की बात की जाए तो इनकी सवारी है वो बैलगाड़ी नहीं थी, इनकी जो सवारी है वो क्या थी, सियार थी। इसका है इनकी जो आपकी सवारी है वो सियार थी। तो आपका ऑप्शन 3 है वो असत्य दिया गया है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। हड़बुजी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है और गो सेवक जो देवता है उनके रूप में इनको पूजा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है 3 हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दुर्गों एवं उनमें स्थित इमारतों के युगम में असुमेलित युगम दिया हुआ है वो हमें बताना है। जालोर किला जिसमें तोपखाना मस्जिद है, भरतपुर किला जिसमें वजीर की कोठी है, अकबर किला जिसमें मीरान शाह की दरगाह है और बटनेर किला जिसमें शेर खां की कब्र है। अगर हम बात करें कि इसमें जो गलत दिया हुआ है वो कौन सा दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका ऑप्शन है 3। अगर हम मीरान शाह की दरगाह की बात करें तो वो किस में है, वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। इस दुर्ग में प्रसिद्ध मुस्लिम जो संत थे मीरान साहब, उनकी दरगाह है। और ये दरगाह तारागढ़ के जो प्रथम गवर्नर थे, कौन थे, प्रथम गवर्नर थे मीर हुसैन खिंगसवार। कौन थे, मीर हुसैन और खिंगसवार, उनकी है ये दरगाह। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये किनकी है तो आप बता सकते हैं कि दरगाह तारागढ़ के जो प्रथम गवर्नर मीर हुसैन खिंगसवार थे उनकी है। इस दुर्ग जो ये दुर्ग में ये जो दरगाह है इसमें क्या है, इस दुर्ग की जो 14 बुर्जें हैं, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका तारागढ़ दुर्ग है इसमें कितनी बुर्जें हैं, 14 बुर्जें हैं। अगर बाई चांस अगर एग्जामिनर चाहे कि मुझे कुछ ज़्यादा ही टफ बनाना है तो इस दुर्ग की जो 14 बुर्जें हैं उनके नाम पूछ सकते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो मैं एक बार आपको बता सकती हूँ। जैसे एक का नाम है घूंघट, एक का नाम है गुगड़ी, एक का नाम है फुट्टी बुर्ज, एक का है नकारची की बुर्ज, एक है सिंगार चौरी बुर्ज, और इसका एक है पीपली बुर्ज, एक है दोराई बुर्ज, और इसके लास्ट है शायद फतेह बुर्ज। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी 14 बुर्जें हैं। तो ये शायद मैंने 8-9 नाम आपको लिखाए हैं, घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, नकारची बुर्ज और पीपली बुर्ज
और आपकी सिंगार चौरी बुर्ज, दोराई बुर्ज और फतेह आपकी बुर्ज। तो ये कुछ प्रमुख है जिनसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे तो कितनी, इस दुर्ग में 14 बुर्ज है जिसमें से कुछ प्रमुख है, 8-9 मैंने आपको बता दी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन है अभी आपके इंडिया आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के आ गए हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। विजय राय द्वितीय, कृष्णदेव राय, विरूपाक्ष द्वितीय, देवराय प्रथम। हमारे राइट आंसर की बात करें तो ये होगा हमारा ऑप्शन है 2। जो कृष्णदेव राय है उनको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो कृष्णदेव राय है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको नोट डाउन करवाऊं, आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इससे जो आपको की पॉइंट बताऊंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि जो कृष्णदेव राय है वो किस वंश के थे, तो ये तुलु वंशी थे, ये तुलु वंशी शासक थे। आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ साथ ही अगर इनको आंध्र भोज कहा जाता है तो इनको आंध्र पितामह भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था, आंध्र पितामह। इसके साथ साथ ही इन्हें क्या बोला जाता था, अभिनव भोज भी बोला जाता था। क्या, अभिनव भोज। और इन्होंने 1-2 रचनाएं की थी, जैसे इन्होंने तेलुगु में लिखी थी, तेलुगु में तो इन्होंने रचना की थी एमुक्त माल्यद, एमुक्त माल्यद। ये इनकी तेलुगु में रचना थी जो कि काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक इनकी संस्कृत में रचना थी, संस्कृत में रचना थी, वो क्या थी, वो थी जाम्बवती कल्याणम। तो ये भी पूछी जा सकती है। तो ये दोनों जो आपकी रचनाएं हैं काफी इंपॉर्टेंट है। और जो इनके दरबार में जो तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे, कितने, 8 विद्वान रहते थे, उन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें बोला जाता था अष्टदिग्गज, इन्हें बोला जाता था अष्टदिग्गज। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कृष्णदेव राय किस वंश से थे, तो तुलु वंश से थे। इन्हें आंध्र पितामह, आंध्र भोज, अभिनव भोज कहा जाता था। इन्होंने तेलुगु में रचना की थी एमुक्त माल्यद की, संस्कृत में रचना की थी जाम्बवती कल्याणम की, और इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा गया है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस महाजन पद की शासन व्यवस्था राजतंत्र से बदलकर गणतंत्रात्मक हो गई थी। मल, कंबोज, पांचाल और अवंती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मल और पांचाल और कंबोज। इन तीनों की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्र से बदलकर क्या हो गई थी, गणतंत्रात्मक हो गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है 2, केवल A, B व C। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उसमें अगर गणराज्य के रूप वाला राजवंश आता है, गणराज्य के रूप वाला अगर राजवंश की बात करें तो फर्स्ट इसमें आता है वज्जी, फर्स्ट आता है इसमें वज्जी। और अगर आपसे दूसरा पूछ ले दूसरा कौन है, तो दूसरा है मल। दूसरा जो मल है ये क्षत्रिय राजवंश था। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट कौन सा था, तो वज्जी था, दूसरा मल था। और मल, पांचाल और कंबोज, इनमें ये जो पांचाल और कंबोज है इसमें पहले तो राजतंत्र की सरकार थी, संघ के रूप में थी, लेकिन बाद में इन्हें गणतंत्रात्मक सरकार बन गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। महाकश्यप, रेवत, स्थविर, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। अगर हम तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये जो मौर्य शासक अशोक थे उनके काल में बुलाई गई थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि किसके काल में, जो मौर्य शासक अशोक थे, अशोक, उनके काल में ये पाटलिपुत्र में आपकी जो सभा थी वो बुलवाई गई थी। तो किस में जो बौद्ध संगीति थी, ये पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। तो 2 क्वेश्चन बन गए, किसके काल में, मौर्य शासक अशोक के काल में। कहाँ बुलाई गई, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। जिसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी, मोगलीपुत्तिस ने की थी, अध्यक्षता हो गई।
और इसके साथ आपसे पूछा जा सकता है कि जो मोगलीपुत्तिस हैं, इन्होंने किन ग्रंथ का है वो संकलन किया था। ठीक है, तो इन्होंने एक कथावत्थु इस एक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी, या फिर मान लीजिए कि इसका संकलन किया था, जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अभिधम्म पिटक के अंदर आता है, पिटक। तो इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से नोट डाउन करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन भारत में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? मुगल कालीन भारत में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ कि आपका अफीम और नील, सूती और रेशमी वस्त्र, सोना चांदी व घोड़े, चीनी व सोरा। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र है, इनका निर्यात किया जाता था। इनका है वो निर्यात है वो किया जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो और कौन सी जो वस्तुएं थी इसमें सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक कौन सी थी? सूती वस्त्र और रेशमी। इसके अलावा और भी कई चीजें थी जो विदेशों में भेजी जाती थी। कौन कौन सी थी? जिसमें काली मिर्च आती थी, काली मिर्च, नील भी भेजी जाती थी, अफीम, चीनी, सोरा और मसाले, ये चीजें भी भेजी जाती थी। लेकिन सर्वाधिक अगर आपसे पूछे, सर्वाधिक निर्यात किसका किया जाता था? सूती और रेशमी वस्त्र का किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 1961 की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं थी। कौन सी घटनाएं हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट थी? 1961 की बात करें तो ये बात सितंबर 1961 की है, 1961 की है। इसमें जो बेलग्राद था, बेलग्राद यानी बेलग्रेड, वहाँ पे शिखर सम्मेलन में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, उसकी ठोस नींव है वो रखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू थे इसमें जो मिस्र के कर्नल थे नासिर वो थे, और साथ में युगोस्लाविया के मार्शल थे टिटो। इनके ये जो तीनों थे ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के कर्ता धर्ता थे। इसके अलावा जो बेलग्राद में जो प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, और गोवा दमन द्वीप का पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से मुक्त होना, ये आपकी क्या थी? एक महत्वपूर्ण घटना थी। और पुर्तगालियों का जो औपनिवेशिक शासन था उससे मुक्त करवाया था, और उसके लिए पुलिस कार्यवाही है वो की गई थी, पुलिस कार्यवाही की गई थी। तो इंपॉर्टेंट घटना कौन सी है? ऑप्शन 2, राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इस साइड है वो स्थानांतरित कृषि के नाम दे रखे हैं, और इस साइड है वो देश के नाम दे रखे हैं। यानी ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अभी क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गई हैं। इसमें इस साइड कृषि के नाम और इस साइड है वो देश के नाम दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा है वो सुमेलित करना है, यानी इनको हमें मिलान करना है, फिर नीचे जो कूट दिया होता है वो हमारा राइट आंसर को टिक करना है। अगर हम स्थानांतरित कृषि की बात करें तो ये होती क्या थी? ये सब जो आपकी कृषि है इसकी सबसे पहले या सबसे पुरानी अगर कृषि की बात करें तो ये प्राचीन रूप था कृषि का। इसमें जो आपके जंगलों में, वनों में जो जनजाति रहती थी, जनजातियां हैं वो रहती थी, वो ही इस प्रकार की कृषि करती थी। वो पहले वृक्षों को, झाड़ियों को काट देते थे, जला देते थे, फिर वहाँ पे कृषि करते थे, और उस जगह की जो आपकी भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती थी, फिर वो आगे कहीं और दूसरी जगह चले जाते थे, वहाँ पे फिर वापस काटते थे, जलाते थे, फिर वो कृषि करते थे। तो उस प्रकार की कृषि को और क्या बोलते हैं? बुश फैलो कृषि भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बुश फैलो कृषि है वो किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है किस चीज को कहा जाता है। अगला, अगर मैं आपको और कई जगह की बता दूं कि कौन कौन सी जगह की कौन किसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाओगे। सबसे पहले अगर झुमिंग की बात करें, आप सभी को पता होगा कि झुमिंग है वो कहाँ कहा जाता है? झुमिंग हमारे भारत के जो पूर्वी राज्य है वहाँ पे कहा जाता है, पूर्वी राज्यों में, भारत के पूर्वी राज्यों में। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि मिल्पा झुमिंग कृषि है वो कहाँ की जाती है? मिल्पा की जाती है आपके मध्य अमेरिका में। कहाँ? मध्य अमेरिका में। इसके अलावा अगर हम बात करें
जो मैक्सिको है वहां पे भी क्या बोला जाता है, वहां पे भी मिल्पा बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिको इसी के निकटवर्ती क्षेत्र है। अगर हम मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें, आपके मलेशिया व इंडोनेशिया, तो वहां पे भी इस कृषि को क्या बोला जाता है, वहां पे इस कृषि को बोला जाता है आपके लदांग। क्या बोला जाता है, लदांग। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, पूछा जा सकता है। और अगर आपके वियतनाम की बात करें कि वियतनाम में झुमिंग कृषि को क्या बोला जाता है, तो वियतनाम में बोला जाता है रे। क्या बोला जाता है, रे। तो आप ये भी याद रखेगा। इसके अलावा अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोनुको। यानी ऑप्शन फर्स्ट ए में दिया था कोनुको, ये कहाँ बोला जाता है, वेनेजुएला में बोला जाता है। अगर हम अगले की बात करें, कौन सा, मसोले, कि मसोले कहाँ पे बोला जाता है, तो मसोले बोला जाता है आपके कांगो व जायरे के निकटवर्ती क्षेत्र में। अगर रोका की बात करें तो ये बोला जाता है आपके ब्राजील में। अगर हम चेन्ना की बात करें तो चेन्ना बोला जाता है श्रीलंका में। तो 4 तो ये हो गए, और इसके अलावा 3-4 और मैंने बता दिए, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन है आपके काफी बार पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि का नाम जो कि किस क्षेत्र में बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा, आप मिलान करके नीचे वो दिया हुआ होगा उसे चुन सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में जलवाष्प का भी योगदान होता है। ओजोन क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का योगदान होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान होता है। इसमें हमें क्या बताना है, कथन सत्य है वो हमें चुनना है। तो आपके तीनों पॉइंट है वो सही दे रखे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए, सत्य बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। जो आपकी जलवाष्प होती है वो ये हरित गृह प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसके लिए उत्तरदायी होती है। साथ में ही आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है CFC होती है, ये आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें यूज में ली जाती है। रेफ्रिजरेटर जो शीतलक भी बोलते हैं उनके रूप में ली जाती है। तो ये गैस है, ये वास्तविक तापमान को बढ़ाती है, वो तो ये ओजोन गैस को भी सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। तो आपका ये भी सही दिया हुआ है। बाद में अगर दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी आप ऐड कर लीजिए। नाइट्रिक ऑक्साइड ये है, ये वायुमंडल में जलवाष्प और जो बारिश होती है उससे मिलकर है अम्लीय अवस्था में आ जाती है, जिससे जो इसके बाद जो वर्षा होती है तो ये गैसें उसमें मिल जाती है उस पानी में, तो उस वर्षा को फिर क्या बोला जाता है, अम्लीय वर्षा। तो आपके A, B और C तीनों की तीनों सही दे रखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व के अधिकांश मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। ठंडे समुद्री जलधारा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों के निर्माण में योगदान देती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। A व B दोनों इन्होंने क्या दे रखे हैं, सही दे रखे हैं। जो आपका उत्तरी, इन्होंने बोला है ना कि विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है, तो उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में अगर 20 से 30 अक्षांशों के मध्य देखे जाए ना, तो यहाँ पे जो मरुस्थल है उनका विस्तार है वो पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थलों का विस्तार है वो पाया जाता है। जो महाद्वीप होते हैं उनके जो अगर पश्चिमी भागों की बात करें, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में देखें तो उनमें भी मरुस्थलों का विकास पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ठंडी समुद्री जलधाराएं होती हैं वो प्रवाहित होती हैं। जो ठंडी समुद्री जलधाराएं वो प्रवाहित होती हैं, और जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनके द्वारा जो महाद्वीपों में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है इनका निर्माण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इस साइड नदियां और इस साइड उनके बांध दिए गए हैं, हमें उनका मिलान करना है। सबसे पहले बात करें नाइजर की, तो जो नाइजर नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। इसमें अगर हम बात करें तो नाइजीरिया देश में ये बांध बना हुआ है, केंजी बांध बना हुआ है। अगली बात करें नील नदी की, तो नील नदी है उस पे आसमान बांध बना हुआ है, कहाँ पे, मिस्र देश में आसमान बांध बना हुआ है। और ये है, ये नासिर झील का भी निर्माण करता है, नासिर झील का।
निर्माण करता है। और अगर इसमें एक और पूछा जा सकता है कि जो नील नदी पर आसवान बांध है वो तो मिस्र में बना हुआ है, और अगर नील नदी पर ही बात कर ले आपकी ओवन फॉल बांध की, ओवन फॉल बांध की, तो ये ओवन फॉल बांध है, ये युगांडा में बना है, युगांडा में, लेकिन बना किस पे है, नील नदी पे बना है, तो आप याद रखना। अगला कोलोराडो बांध है, कोलोराडो नदी है उस पे बना है हूवर बांध। जेम्बेजी नदी पर बना है करीबा बांध। तो आपके ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ है। नीचे जो कूट दिया हुआ होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र के लंकाशायर, डर्बीशायर, मैनचेस्टर नगर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? मोटर वाहन निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग, कागज निर्माण और जहाज निर्माण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है 2, सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। जो आपके यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र के लंकाशायर हो गया, इसके साथ 2-3 नाम और होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कौन कौन सा हो गया? एक तो आपका लंकाशायर हो गया, एक आपका डर्बीशायर हो गया, इसके साथ ही स्टेनफोर्ड, स्टेनफोर्ड भी इसमें ही आता है। अगला क्या होगा? मैनचेस्टर हो गया, एक आता है लीड्स, एक आता है लीड्स, और इसके साथ साथ एक आता है ब्रेडफोर्ट, ब्रेडफोर्ट। तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए। ये किस उद्योग में आते हैं? ये सूती वस्त्र उद्योग में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है जो यहाँ लंकाशायर है ना, यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आर्द्र जलवायु, जिसके कारण जो सूती वस्त्र उद्योग है वो काफी अच्छा है, उन्नत है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र के अंदर लंकाशायर, डर्बीशायर, मैनचेस्टर, स्टेनफोर्ड, लीड्स और ब्रेडफोर्ड उद्योग आते हैं, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिससे सूती वस्त्र उद्योग है काफी उन्नत हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय भू आकृतिक प्रदेशों का समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम है का सही युग में बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका याद करने की ट्रिक और इसे बता देती हूँ कि ये किस प्रकार हम याद करें और कौन सा इसका क्रम है। अवरोही क्रम की बात करें तो इसमें आता है कराकोरम या फिर काराकोरम बोल दे, काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, लद्दाख, फिर आता है जास्कर, जास्कर, और फिर आता है पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो आप इसे याद कर सकते हैं कालजा। क्या याद कर सकते हैं? कालजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर, कालजा पीर का। तो आप याद कर सकते हैं। तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि ये आपके क्या है? हिमालय भूआकृतिक प्रदेशों के समुद्र तल से औसत ऊंचाई का अवरोही क्रम है, जिसमें आप याद रख सकते हैं कालजा पीर का, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। एक तो सीधा आपको अवरोही क्रम पूछ लिया, तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2 हो जाएगा। एक इसमें पूछा जाता है कि ये किस रेंज में आती है। तो अगर हम काराकोरम की बात करें तो काराकोरम है आपके ट्रांस हिमालय में आता है। किस में आता है? ट्रांस हिमालय में आता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका अगर विस्तार भी पूछ ले तो जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में आता है। इसके ऊपर जो काराकोरम है, इस पे भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है गोडविन आस्टिन, वो आती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि गोडविन आस्टिन है वो किस रेंज में आती है और ये किस आपके क्षेत्र में आती है, ऑस्टिन। तो ये काराकोरम में आती है और ट्रांस हिमालय में आती है। और अगर आपसे पूछ ले कि लद्दाख, जास्कर, लद्दाख और जास्कर ये भी किस में आते हैं? ये भी ट्रांस हिमालय में आते हैं। लेकिन पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल है ये लघु हिमालय की श्रेणी में आती है। ये आती है लघु हिमालय में, लघु हिमालय में। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का कौन सा असत्य है? बीटी कॉटन कपास की एक संकर किस्म है। बीटी कॉटन है वो कपास की एक संकर किस्म है। कपास के फूल पकते समय आकाश स्वच्छ होना चाहिए। कपास शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसमें ए और बी तो बिल्कुल सही दिए हुए हैं, और इसमें बोला है कि कपास शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की है। तो इसके बारे में मैं बता दूं, ये आपके उष्ण व उपोष्ण, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, कटिबंधीय पौधा। तो इसमें ये शीतोष्ण नहीं है, ये गल दिया हुआ है। बीटी कॉटन
कपास की एक संकर किस्म है। जो ये कपास होती है एक रेशेदार फसल है। क्या है? रेशेदार फसल है। अगर कपास के पौधे पर जो भी ये आपको बोलते हैं ना कि फूल या फिर इसको डोडिया बोलते हैं, जब ये फल बनता है तो जो डोडिया लगता है इन डोडियों में बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है, जिसे बाद में आपके जो पशुओं को डालते बिनोला वो भी बोलते हैं। तो ये बीज होता है, उसके बाद चारों ओर से रेत से लपेटे रहते हैं। तो ये कौन सी होती है? रेशेदार फसल होती है। और कपास की अगर बात करें तो बिनोला होता है, उससे तेल भी निकलता है, घी भी बनाया जाता है, और इसकी जो खल बनती है वो जानवरों को, पशुओं को डाली जाती है। और इसके बारे में बात करें, जो आपकी कपास की खेती है उसमें अगर आपकी वर्षा की बात करें कि कितनी वर्षा चाहिए होती है, तो 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा के मध्य इसमें वर्षा होनी चाहिए। कम क्षेत्रों वालों में, कम जो वर्षा होती है क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा भी इसका उत्पादन है वो किया जाता है। और इसके बारे में अगर मिट्टी की बात करें तो इसमें रेगूर मिट्टी या फिर काली मिट्टी भी होती है। रेगूर या काली मिट्टी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो काली मिट्टी होती है उसके जो कण है वो बहुत ही बारीक होते हैं, काफ़ी बारीक होते हैं, तो उसमें फिर जल धारण है वो अधिक टाइम के लिए कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट ए व बी इसमें सही दे रखा है। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉम्बे हाई देश का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत ओपेक का सदस्य राष्ट्र है और कच्चे तेल का भारत में सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट बिल्कुल सही दे रखा है कि बॉम्बे हाई है वो देश का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। अगर इसमें बात करें ना कि भारत के कुल तेल का उत्पादन यानी 65%, लगभग 65% के आता है अधिक योगदान ये अकेला कौन करता है? बॉम्बे हाई देश का सबसे बड़ा कच्चा उत्पादक तेल इसीलिए है। अगर हम ओपेक की बात करें तो ओपेक में 14 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत है वो नहीं है। कच्चे तेल का भारत में सर्वाधिक उत्पादन है अपतटीय क्षेत्र में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अपतटीय क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें बॉम्बे हाई आ जाता है, इसमें बेसिन तेल क्षेत्र आ जाता है, इसमें आलिया बेट तेल क्षेत्र आ जाता है, आलिया बेट। तो ये भी आपके पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। और अगर कच्चे तेल उत्पादक में हमारे राजस्थान की कौन सी है? सेकंड रैंक है, ये भी आप अच्छे से देखना है, जिसमें लगभग 20% अपना राजस्थान उत्पादन करता है। राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। इस साइड औद्योगिक केंद्र और इस साइड है वो उद्योग दे रखी है कि कौन सा औद्योगिक केंद्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले अगर हम शिवकाशी की बात करें तो शिवकाशी है ये काम्पी है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में है। और ये जो औद्योगिक क्षेत्र है या फिर औद्योगिक केंद्र है ये किसका? ये पटाखा उद्योग का है। इसे पटाखा उद्योग की राजधानी भी बोला जाता है। अकेले भारत के ये अकेला है वो 90% पटाखों का उत्पादन करता है। तो शिवकाशी ए में आ जाएगा फोर्थ, पटाखा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पटाखा उद्योग की राजधानी भी कहलाता है। और अकेले शिवकाशी में भारत के 90% पटाखों का उत्पादन होता है। अगला जैतपुर की बात करें तो जैतपुर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का जो पहला प्रयास है वो कब किया गया था। तो फर्स्ट प्रयास है वो किया गया था 1818 में। कहाँ किया गया था? फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, जो कि असफल रहा था। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा और या फिर इसका पहला सफल प्रयास है वो कब किया गया था, सफल प्रयास, तो वो किया गया था 1854 में। जो ये कावसजी डाबर थे, कावसजी डाबर थे, इन्होंने मुंबई में इसका सफल प्रयास है वो किया था, जो कि इनका सफल रहा था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूती वस्त्र उद्योग से हैं, काफी बार बन सकते हैं। मुरादाबाद की बात करें कि जो मुरादाबाद है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये पित्तल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम श्री रामपुर की बात करें तो ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो क्वेश्चन हो गया। और श्री रामपुर ये कहाँ पे है? बंगाल में है, ये कहाँ पे है? बंगाल में है। और अगर और आपसे बात करें कि जो मुरादाबाद है ये रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि पित्तल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसे पित्तल नगरी भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा दिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्द कर लें, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। और एक सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि हमने आपके RS मेंस के लिए है वो एक सीरीज स्टार्ट की, जिसमें मैं हर रोज आपको एक क्वेश्चन है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ। पहले दिन मैं आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगी, दूसरे दिन उसका आंसर। तो आप अपनी आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके साथ जारी रख सकते हैं। तो आप खुद से वो क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करें। अगले दिन जब मैं वो आंसर उसमें डालूं तो आप खुद का मूल्यांकन करें और जांचें कि आपने कहाँ क्या गलती की है। जो 50 वर्ड की लिमिट थी आपने 50 वर्ड में कंप्लीट की है, या फिर आपने कम में कंप्लीट कर दी, या फिर आपने अधिक वर्ड लिखे हैं। तो इस प्रकार आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।